जय हिंद। नमस्कार। आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। मित्रों, आज हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी है और मुख्य परीक्षा के लिए भी है, विनिमय दर और मुद्रा की परिवर्तनीयता डिस्कस करने जा रहा हूं। अक्सर आप देखते हो कि रुपए की विनिमय दर में जो गिरावट हो रही है या पिछले साल वर्षों में गिरावट हुई, उसको लेकर के चर्चा पर चर्चा होती रहती है। सरकार से प्रश्न भी पूछा जाता, विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग तौर तरीके पर विश्लेषण किया जाता, जो हमेशा एक इशू बना रहता। तो आज इसी का हम आपको बेसिक डिस्कस करने जा रहे हैं, विनिमय दर और मुद्रा की परिवर्तनीयता के संदर्भ में। इसके बाद हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे रुपए की जो विनिमय दर में गिरावट हुई है उसका प्रमुख कारण क्या है, रुपए की विनिमय दर में गिरावट का निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयात पर प्रभाव क्या पड़ेगा, देश की क्रेडिट पर क्या प्रभाव होगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आज पहले हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करेंगे मुद्रा की परिवर्तनीयता के पहले हम डिस्कस करेंगे विनिमय दर। व्हाट इज एक्सचेंज रेट। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अर्थव्यवस्था में। विनिमय दर विनिमय दर, हम इसके बारे में आपके साथ चर्चा पर करने जा रहे हैं। व्हाट इज एक्सचेंज रेट। विनिमय शब्द का प्रयोग किसी भी संदर्भों में किया जा सकता है, व्यक्तिगत संवाद के संदर्भ में या वस्तुओं के क्रय विक्रय के संदर्भ में। हमने चावल खरीदा, उसके बदले हमने किसी को गेहूं दिया, यह भी विनिमय हुआ। एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु प्राप्त कर रहे हैं, यह भी विनिमय। या व्यक्तिगत जीवन में आपने से कोई दो शब्द प्रेम का बोला, आपने भी उसके साथ प्रेम से बोला, यह भी विनिमय है। विनिमय व्यवहार में भी होता, प्रेम का आदान प्रदान भी विनिमय है। अब शब्दों का आदान प्रदान भी विनिमय है, गालियों का आदान प्रदान भी विनिमय। लेकिन हमारा विनिमय का मतलब यहाँ पर इससे नहीं है। विनिमय दर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मुद्रा की विनिमय दर की बात करने, एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी की बात हम आपके साथ करने जा रहे हैं कि मुद्रा की विनिमय दर क्या होती है, मुद्रा की विनिमय दर से क्या आशा है, इसके संदर्भ में हम आपके साथ चर्चा करने जाते हैं। सामान्य अर्थों में विनिमय का मतलब अदला बदली होती है, तो यहाँ विनिमय दर अर्थव्यवस्था की विनिमय दर के संदर्भ में हम आपके साथ चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं। व्हाट इज विनिमय दर। देखिए, विनिमय दर का मतलब होता है किसी एक मुद्रा को प्राप्त करने के लिए दूसरी मुद्रा की कितनी इकाई खर्च करनी पड़ रही है, इसे विनिमय दर कहा जाता। क्या हमने बताया, किसी मुद्रा की एक इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी मुद्रा की कितनी इकाई खर्च करनी पड़ रही है, इसको हम विनिमय दर के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड, क्लियर। तो यह विनिमय दर होता। विनिमय दर का मतलब क्या है, किसी मुद्रा की एक इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी मुद्रा की जितनी इकाई खर्च करनी पड़ती है उसे विनिमय दर कहते हैं। सपोज दैट अमेरिकी मुद्रा डॉलर की एक इकाई को प्राप्त करने के लिए भारतीय मुद्रा की 60 इकाई खर्च करना पड़ा,
तो कहा जाएगा कि $1 बराबर 60 रुपए। इसका अर्थ हमने बताया कि अमेरिकी मुद्रा डॉलर की एक इकाई को प्राप्त करने के लिए इंडियन करेंसी की 60 इकाई हमें खर्च करनी पड़ी। तो यहाँ पर जो मैंने आपको लिखा है $1 बराबर 60 रुपया, यह डॉलर और रुपये की विनिमय दर को व्यक्त करता है। क्लियर हुआ? यह डॉलर और रुपये की विनिमय दर को व्यक्त कर रहा कि डॉलर और रुपये की विनिमय दर क्या है, इनके बारे में यह बता रहा है। क्लियर? आपसे कोई पूछता है कि विनिमय दर से क्या आशा है, तो आप यही कहना कि मुद्रा की एक इकाई के बदले किसी मुद्रा की एक इकाई के बदले दूसरी मुद्रा की जितनी इकाई खर्च करनी पड़ती है उसे मुद्रा की विनिमय दर कहा जाता। हाँ, मुद्रा की विनिमय दर घटती बढ़ती रहती है। मुद्रा की विनिमय दर स्थिर भी हो सकती है, परिवर्तनशील भी हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि देश में किस प्रकार की मौद्रिक व्यवस्था, उस पर यह निर्भर करता है। सरकार की नीतियां क्या है, आरबीआई केंद्रीय बैंक की नीतियां क्या है, मौद्रिक नीति क्या है, इन सब पर यह निर्भर करता। अंडरस्टूड? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने आपको परिभाषा बताई विनिमय दर की, कि विनिमय दर का मतलब होता है किसी मुद्रा की एक इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी मुद्रा की कितनी इकाई खर्च करनी पड़ती है, उसे विनिमय दर कहा जाता। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विनिमय दर के विभिन्न प्रकार होते हैं, अलग अलग दरें होती हैं, अलग अलग आधारों पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो विनिमय दर का एक स्वरूप हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। विनिमय दर, विनिमय दर, अब इसके बारे में देखिए, यहां पर हम विनिमय दर को दो भाग, स्थिर विनिमय दर, विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। दूसरा परिवर्तनशील विनिमय दर, परिवर्तनशील विनिमय दर। विनिमय दर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, वेरिएबल एक्सचेंज रेट, वेरिएबल एक्सचेंज रेट, स्थिर विनिमय दर और वेरिएबल एक्सचेंज रेट। इसके बारे में हम आपके साथ अब अध्ययन करने जा रहे हैं कि व्हाट इज फिक्स एक्सचेंज रेट। जब विनिमय दर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव सामान्यतया नहीं होता, विनिमय दर सभी कालखंडों में स्थिर होती है, तो इस प्रकार की विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। ऐसी विनिमय दर जो डिमांड और सप्लाई से प्रभावित नहीं होती है, स्थिर रहती है। ऐसी विनिमय दर जो बाजार शक्तियों से प्रभावित नहीं होती हैं, बल्कि ऐसी विनिमय दर जो बाजार शक्तियों से प्रभावित नहीं होती हैं, बल्कि वह केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित होती हैं, उनका निर्धारण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता, उसे स्थिर विनिमय दर कहा जाता। स्थिर विनिमय दर को
नियंत्रित विनिमय दर भी कहा जाता है, कंट्रोल एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा कि स्थिर विनिमय दर किसे कहते हैं, व्हाट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, तो आपका उत्तर होना चाहिए ऐसी विनिमय दर स्थिर विनिमय दर कहलाती है। ऐसी विनिमय दर स्थिर विनिमय दर कहलाती है जो मांग और पूर्ति से निर्धारित नहीं होती है, जिनमें मांग और पूर्ति के द्वारा आधार पर परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, बल्कि जिनका निर्धारण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, उसे स्थिर विनिमय दर कहा जाता। स्थिर विनिमय दर नियंत्रित विनिमय दर होती है। ऐसी विनिमय दर जिसका निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा नहीं किया जाता। ऐसी विनिमय दर जिसका निर्धारण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता, दैट इज कॉल्ड स्थिर विनिमय दर। परिवर्तनशील विनिमय दर ऐसी विनिमय दर जिसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसका निर्धारण मांग और आपूर्ति के आधार पर होता है। ऐसी विनिमय दर जिसका निर्धारण मांग और आपूर्ति के आधार पर होता है, बाजार शक्तियों द्वारा जिनका निर्धारण होता है, उसे स्थिर विनिमय दर नियंत्रित विनिमय दर न कह करके, स्थिर विनिमय दर न कह करके परिवर्तनशील विनिमय दर कहा जाता है। परिवर्तनशील विनिमय दर, परिवर्तनशील विनिमय दर, एक बार फिर देखिए, परिवर्तनशील विनिमय दर ऐसी विनिमय दर होती है जिसका निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा अर्थात मांग एवं आपूर्ति के आधार पर होता है। इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तनशील विनिमय दर को अनियंत्रित विनिमय दर कहा जाता। अप्रैल 1992 से भारत में धीरे धीरे अपरिवर्तनशील विनिमय दर लागू की गई। पहले भारत में नियंत्रित विनिमय दर थी, धीरे धीरे नियंत्रित बैंक दर के आधार पर अनियंत्रित विनिमय दर को बढ़ावा दिया गया। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अनियंत्रित विनिमय दर के संदर्भ में हम बात करते अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दर की बात करते हैं। विनिमय दर का एक वर्गीकरण अनुकूल और प्रतिकूल में भी होता है। अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दर, अनुकूल विनिमय दर, विनिमय दर और प्रतिकूल विनिमय दर, अनुकूल विनिमय दर और प्रतिकूल विनिमय दर, विनिमय दर, अनुकूल और प्रतिकूल विनिमय दर। देखिए, अनुकूल विनिमय दर और प्रतिकूल विनिमय दर सापेक्षिक होती है। यह रिलेटिवली होती है। जो हमारे लिए अनुकूल होगा वह दूसरों के लिए प्रतिकूल होगा, जो दूसरे के लिए अनुकूल होगा हमारे लिए वह प्रतिकूल होता। दो मुद्राओं के बीच विनिमय दर निकाली जाती है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। घरेलू मुद्रा के रूप में भारतीय मुद्रा रुपए और विदेशी मुद्रा के रूप में हम ले रहे हैं अमेरिकी मुद्रा। रुपया और अमेरिकी मुद्रा के बीच विनिमय दर हम निकाल रहे हैं। अनुकूल विनिमय दर और प्रतिकूल विनिमय दर। अब देखिए,
जैसे हमने एक लिया कि $1 बराबर 60 रुपीज। यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं? विदेशी मुद्रा की विनिमय दर घरेलू मुद्रा के सापेक्ष निकाल रहे हैं। अमेरिकी मुद्रा डॉलर की विनिमय दर हम इंडियन करेंसी के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर बढ़ती हुई विनिमय दर भारतीय मुद्रा के लिए प्रतिकूल होगी और अमेरिकी मुद्रा के लिए अनुकूल। जैसे हमने लिया $1 बराबर 60 रुपया, अगर यह $1 बराबर बढ़ करके 70 रुपया हो गया तो यह हमारे लिए प्रतिकूल होगा। यह हमारे लिए प्रतिकूल, क्योंकि पहले हम $1 खरीदने के लिए 60 रुपया दे रहे थे, अब उसी $1 को खरीदने के लिए हम 70 रुपया देते हैं। जब विदेशी मुद्रा की विनिमय दर हम अपनी घरेलू मुद्रा के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो बढ़ती हुई विनिमय दर हमारी मुद्रा के लिए प्रतिकूल होगी और अमेरिकी मुद्रा के लिए अनुकूल। कुछ देर पहले मैंने कहा कि जो विनिमय दर एक के लिए अनुकूल होगी दूसरों के लिए प्रतिकूल। तो जब विदेशी मुद्रा की विनिमय दर हम घरेलू मुद्रा के सापेक्ष निकालते हैं तो बढ़ती हुई विनिमय दर हमारे लिए प्रतिकूल होगी और उनके लिए अनुकूल होगी। दूसरा, अगर $1 बराबर कम होकर के 55 रुपीज हो गया तो पहले की तुलना में यह हमारे लिए अनुकूल हो गया और अमेरिकी मुद्रा के लिए प्रतिकूल हो गया। यहाँ पर घटती हुई विनिमय दर हमारे लिए अनुकूल होगी और उनके लिए प्रतिकूल होगी। तो हमने कहा कि जब विदेशी मुद्रा की विनिमय दर घरेलू मुद्रा के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है तो बढ़ती हुई विनिमय दर घरेलू मुद्रा के प्रतिकूल होगी और बढ़ती हुई प्रतिकूल होगी, घटती हुई अनुकूल होगी हमारे लिए। बढ़ती हुई विनिमय दर घरेलू मुद्रा के लिए प्रतिकूल होगी और विदेशी मुद्रा के लिए अनुकूल होगी। इसके विपरीत स्थिति में घटती हुई विनिमय दर हमारे लिए अनुकूल होती है और बढ़ती हुई प्रतिकूल। तो अभी हमने आपको बताया कि विनिमय दर का निर्धारण, जब विदेशी मुद्रा की विनिमय दर का निर्धारण घरेलू मुद्रा के सापेक्ष किया जाता है तो बढ़ती हुई हमारे लिए प्रतिकूल होगी, घटती हुई हमारे लिए अनुकूल होगी। अंडरस्टूड? अब आगे बढ़ते। विदेशी मुद्रा और घरेलू मुद्रा की विनिमय दर दो तरीके से, विदेशी की घरेलू के सापेक्ष और घरेलू की विदेशी के सापेक्ष निकाली जाती है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। अब देखो, हमने कहा कि $1 बराबर सपोज दैट $0.01 है, एक हमने लिया। अगर यह चेंज हो करके $0.02 होगा तो यह भारतीय मुद्रा के लिए अनुकूल होगा। भारतीय मुद्रा के लिए अनुकूल होगा और जो हमारे लिए अनुकूल होगा वह दूसरे के लिए प्रतिकूल होगा। जो हमारे लिए अनुकूल होगा वह दूसरे के लिए प्रतिकूल होगा। अंडरस्टूड? $1 बराबर 0.01, ₹1 बराबर $0.01 था, यह चेंज होकर के $0.02 हो गया हमारे लिए अनुकूल। और आगे यह चेंज होकर के सपोज दैट मान लो यह 0.05, यह हमारे लिए और अनुकूल हो गया। अगर यह घट जा रहा, घट करके $0.001 हो जा रहा तो यह हमारे लिए
प्रतिकूल हो जाएगा। जब हम घरेलू मुद्रा की विनिमय दर विदेशी मुद्रा के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो बढ़ती हुई विनिमय दर हमारी मुद्रा के लिए अनुकूल होगी और विदेशी मुद्रा के लिए प्रतिकूल होगी। और जब विदेशी मुद्रा की विनिमय दर घरेलू मुद्रा के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है तो वहां बढ़ती हुई मुद्रा दर हमारे लिए प्रतिकूल होगी, उनके लिए अनुकूल होगी। क्लियर हुआ? तो यह विनिमय दर के बारे में। विनिमय दर अनुकूल भी होती है, विनिमय दर प्रतिकूल भी होती है। यह डिपेंड करता है कि किस मुद्रा की विनिमय दर किसके सापेक्ष निकाली जाती है। घरेलू मुद्रा की विनिमय दर विदेशी मुद्रा के सापेक्ष निकाली जाती है या विदेशी मुद्रा की विनिमय दर घरेलू मुद्रा के सापेक्ष डिपेंड इस पर करता है। अंडरस्टूड? तो अभी हमने बताया स्थिर विनिमय दर, प्रतिकूल विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर, अनुकूल विनिमय दर और अनुकूल विनिमय दर और प्रतिकूल विनिमय दर, स्वतंत्र विनिमय दर और स्थिर विनिमय दर। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट परिवर्तनशील एक्सचेंज रेट होती है, उसमें बदलाव आता रहता है। यह बदलाव बाजार शक्तियों के द्वारा होता। अंडरस्टूड हुआ? तो अब यहीं पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे विनिमय दर से संबंधित कुछ टर्म्स। उसके बाद हम मुद्रा की परिवर्तनीयता पर आएंगे। देखिए विनिमय दर के में पर से संबंधित दर, देखिए एक संबंधित अवधारणा है विनिमय दर से संबंधित अवधारणा है। विनिमय दर से संबंधित अवधारणा से संबंधित अवधारणाएं अवधारणाएं देखिए यहां पर बीड रेट आस्क, हाँ यह दो प्रमुख। बीड रेट के संदर्भ में कहा जाता है ऐसी विनिमय दर जिस दर पर विदेशी मुद्रा बेची जाती है। ऐसी विनिमय दर जिस दर पर विदेशी मुद्रा की नीलामी होती है बीड रेट कहलाती है, और जिस रेट पर किसी द्वारा खरीदा जाता उसे आस्क रेट कहा जाता। यह खरीदने की दर होती है या बेचने की दर होती है। ऐसी विनिमय दर जिस पर विदेशी मुद्रा को सेल आउट किया जाता बीड रेट कहलाती, और जिस पर खरीदा जाता उसे आस्क रेट कहा जाता है। अंडरस्टूड? और इन दोनों का अंतर जो होता है स्प्रेड कहलाता है। इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? स्प्रेड कहलाता है। यह स्प्रेड कहलाता है। खरीदने और बेचने की दर का अंतर जो होता है वह स्प्रेड कहलाता है। क्लियर हुआ? ऐसी विनिमय दर जिस दर पर विदेशी मुद्रा को खरीदा जाता है दैट इज कॉल्ड आस्क रेट, और जिस दर पर बेचा जाता है दैट इज कॉल्ड बीड रेट। और इन दोनों का अंतर जो होता है स्प्रेड कहलाता है। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने बताया एक वर्ड हमारा है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज यह भी विनिमय दर से संबंधित एक अवधारणा है। एक ही समय में एक साथ दो विदेशी मुद्रा बाजारों में मुद्रा का क्रय विक्रय
की प्रक्रिया आर्बिट्रेज कहलाती। एक ही समय में जब हम किसी एक बाजार में विदेशी मुद्रा को खरीदते हैं और दूसरे बाजार में विदेशी मुद्रा को बेचते हैं तो इसे बीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बीड कहा जाता है। एक ही समय में एक ही साथ जब एक ही समय में दो विदेशी मुद्रा बाजारों में हम मुद्रा का क्रय विक्रय करते हैं तो यह आर्बिट्रेज होता है। एक बाजार में मुद्रा का क्रय करते हैं, दूसरी बाजार में मुद्रा को बेचते हैं, दोनों प्रक्रिया साइमल्टेनियसली चलती रहती है तो इसे आर्बिट्रेज कहलाता है। इसका उद्देश्य होता है अलग अलग मुद्रा बाजारों में जो अंतर है उससे लाभ उठाना। सपोज दैट दिल्ली में हमने खरीदा, उसी समय उसे मुंबई मुद्रा बाजार में बेच दिया तो इसे आर्बिट्रेज कहलाता है। यह प्रक्रिया तभी संभव है जब परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली लागू हो। अगर देश में स्थिर विनिमय दर प्रणाली लागू है, नियंत्रित विनिमय दर प्रणाली लागू है तो दैट इज नॉट एग्जिस्टेड, तो यह एग्जिस्ट नहीं करता है, तब यह आर्बिट्रेज की प्रक्रिया नहीं संचालित हो पाएगी। तो आर्बिट्रेज का उद्देश्य होता है विभिन्न मुद्रा बाजारों में, आर्बिट्रेज का जो उद्देश्य होता है वह विभिन्न मुद्रा बाजारों में जो अंतर है उस अंतर का लाभ उठाना होता। दो मुद्रा बाजारों में मुद्रा की विनिमय दरों में जो अंतर होता है उस अंतर से लाभ उठाना होता। अंडरस्टूड? तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? आर्बिट्रेज कहते हैं। अब अगला है वेहिकल करेंसी। वेहिकल करेंसी, वेहिकल करेंसी, आर्बिट्रेज के बाद है वेहिकल करेंसी। या जब किसी देश द्वारा आयात किया जाता है तो उस आयात का भुगतान करने के लिए उसे विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। अगर वह उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से विदेशी मुद्रा खरीदता है, प्राप्त करता है, तो इस दौरान उसे कमीशन भी देना पड़ता है। तो कमीशन देना पड़ता है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो इससे बचने के लिए विभिन्न देशों द्वारा अब करेंसी स्वैप को बढ़ावा दिया जा रहा, आपसी मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा। तो व्हीकल करेंसी एक विशेष प्रकार की व्यवस्था जब दो देशों के बीच व्यापार हो रहा परंतु भुगतान की मुद्रा के रूप में उन दोनों देशों की मुद्राओं का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि किसी अन्य देश की मुद्रा का प्रयोग किया जाता है जो व्यापार में कोई एक पक्ष नहीं है। तो व्हीकल करेंसी तीसरे देश की मुद्रा होती है। जैसे पहले भारत और ईरान के बीच कच्चे तेल का आयात होता था तो भुगतान की जो मुद्रा थी, कच्चे तेल का जो आयात होता था वहां भुगतान की मुद्रा अमेरिकन डॉलर प्रयोग की जाती थी, जबकि अमेरिका कोई पार्टी नहीं था। व्हीकल करेंसी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति अधिक होती है। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज व्हीकल करेंसी,
तो आपका उत्तर होना चाहिए जब दो देशों के बीच व्यापार हो रहा और व्यापार हो रहा और भुगतान के माध्यम के रूप में उन दोनों देशों की मुद्राओं का प्रयोग न करके हम किसी तीसरे देश की मुद्रा का प्रयोग करते हैं, तो यह तीसरे देश की मुद्रा वेहिकल करेंसी कहलाती है। अंडरस्टूड? तो तीसरे देश की मुद्रा क्या होती है? वेहिकल करेंसी कहलाती है। तीसरा देश कोई ऐसा देश होता है जो व्यापार का कोई पार्टी नहीं होता। वेहिकल करेंसी के अस्तित्व में होने के कारण विकसित देशों की मुद्राओं की मांग अधिक रहती है, अमेरिकी मुद्रा डॉलर की मांग अधिक। इससे बचने के लिए वर्तमान में विभिन्न देशों द्वारा जो है करेंसी स्वैप की अवधारणा को अपनाया जाने लगा। आपसी मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा दिया जाने लगा। करेंसी स्वैप को बढ़ावा दिया जाने लगा है। आपसी मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा दिया जाने लगा है। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। आपसी मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा दिया जाने लगता है। आगे हम बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाए करेंसी स्वैप क्या है, तो आप कहना करेंसी स्वैप एक विशेष प्रकार की व्यवस्था। करेंसी स्वैप एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है जो द्विपक्षीय आधार पर भी हो सकती है और बहुपक्षीय आधार पर भी हो सकती है। करेंसी स्वैप एक द्विपक्षीय व्यवस्था। करेंसी स्वैप एक विशेष व्यवस्था है जो द्विपक्षीय आधार पर भी हो सकती है और बहुपक्षीय आधार पर भी हो सकती है। जब दो देश आपसी मुद्रा के माध्यम से व्यापार करने का समझौता करते हैं या एक दूसरे के पास विदेशी मुद्रा भंडार कम होने पर उनको विदेशी मुद्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का काम करते हैं, समझौता करते हैं, तो एक करेंसी स्वैप। कभी कभी दो या दो से अधिक देशों के बीच, एक संगठन के कई अधिक देशों के बीच इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। तो इस प्रकार की मुद्रा को जो है व्यवस्था को करेंसी स्वैप। भारत ने 2010-11 में जापान के साथ करेंसी स्वैप किया। भारत ने रसिया के साथ करेंसी स्वैप समझौता किया। तो जैसे जैसे करेंसी स्वैप समझौता को बढ़ावा मिलता है, उसी प्रकार जैसे जैसे करेंसी स्वैप समझौता को बढ़ावा मिलेगा, उसी प्रकार वेहिकल करेंसी को चुनौती मिलेगी। उसी प्रकार वेहिकल करेंसी को चुनौती मिलेगी। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कुछ टर्म मुद्रा के विनिमय दर से, इसी से संबंधित एक और टर्म है हेजिंग। हेजिंग एक और टर्म हम डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ, हेजिंग। देखिए, हेजिंग एक समझौता आधारित व्यवस्था है। हेजिंग का शाब्दिक अर्थ होता है बैरिकेटिंग करना होता। हेजिंग एक समझौता आधारित व्यवस्था है। हेजिंग का शाब्दिक अर्थ होता है बैरिकेटिंग करना होता है। हेजिंग का शाब्दिक अर्थ होता है बैरिकेटिंग करना होता है। विदेशी मुद्राओं की विनिमय दर में जब उतार चढ़ाव होता है, तो विदेशी मुद्राओं की विनिमय दर में उतार चढ़ाव से किसी को लाभ होता है तो किसी को घाटा भी होता, हानि भी होती है। तो ऐसे संदर्भों में हेजिंग की अवधारणा को प्रयोग में लाया जाता है। हेजिंग एक
सुरक्षात्मक व्यवस्था। हेजिंग का प्रयोग आयातक और निर्यातक करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हेजिंग आयातकों और निर्यातकों के मध्य, हेजिंग आयातकों और निर्यातकों के मध्य एक द्विपक्षीय समझौता होता, जिसके माध्यम से विनिमय दर में अत्यधिक उतार चढ़ाव की स्थिति में, जिसके माध्यम से विनिमय दर में वह अत्यधिक उतार चढ़ाव की स्थिति में आपस में एक विनिमय दर का निर्धारण करते हैं और उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं, लेन देन करते हैं। पहले से उनके बीच यह तय होता है, निर्धारित होता है कि हम कितने प्रतिशत कम करके या कितने प्रतिशत बढ़ा करके हम इनको खरीदेंगे और बेचेंगे, कितने प्रतिशत पर हम भुगतान करेंगे। जब विनिमय दर बहुत अधिक बढ़ भी जाती है तो उसका भी नकारात्मक प्रभाव आयातक पर पड़ता है। जब विनिमय दर बहुत कम हो जाती है तो उसका प्रभाव निर्यातक पर भी पड़ता है। तो विनिमय दर में उतार चढ़ाव से आयातक और निर्यातक दोनों प्रभावित होते हैं। तो यह जब अत्यधिक उतार चढ़ाव होने लगता है तो इस स्थिति से बचने के लिए आयातकों और निर्यातकों के बीच एक समझौता होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, हेजिंग का नाम देते हैं। तो हेजिंग का उद्देश्य होता है आयातकों और निर्यातकों को विनिमय दर में अत्यधिक उतार चढ़ाव की स्थिति में उनको एक सुरक्षा प्रदान करना होता। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं मुद्रा की परिवर्तनीयता को लेकर के, लेकिन थोड़ा सा दो एक शब्द यहां पर हम और आपको, दोहरी नियंत्रण विनिमय दर प्रणाली क्या होती है, सिंगल एकल विनिमय दर प्रणाली क्या होती है। हमने कुछ देर पहले कहा एकल विनिमय दर प्रणाली और दोहरी विनिमय दर प्रणाली, विनिमय दर प्रणाली, दोहरी विनिमय दर प्रणाली, एकल विनिमय दर प्रणाली और दोहरी विनिमय दर प्रणाली, एकल विनिमय दर और दोहरी विनिमय दर प्रणाली। देखिए, एकल विनिमय दर प्रणाली का मतलब होता है जब विनिमय दर का निर्धारण या तो केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाए या बाजार शक्तियों द्वारा, किसी एक फोर्सेस द्वारा किया जाए, चाहे केंद्रीय बैंक कर रहा हो या बाजार शक्ति, तो उन्हें एकल विनिमय दर प्रणाली कहा जाता है। जब एकल विनिमय दर प्रणाली होती है तो सामान्यतया वह नियंत्रित विनिमय दर प्रणाली होती है और यहाँ पर सरकार की भूमिका ही प्रमुख होती है। यहाँ पर सरकार द्वारा ही विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। क्लियर हुआ? यहाँ पर सरकार द्वारा ही विनिमय दर का निर्धारण किया जाता। तो हमने कहा कि एकल विनिमय दर प्रणाली नियंत्रित भी हो सकती है या अनियंत्रित, दोनों एक साथ नहीं होती है। या तो वह नियंत्रित होगी या तो अनियंत्रित होगी। नियंत्रित का मतलब है कि यहाँ विनिमय दर का निर्धारण सरकार या सरकारी एजेंसियों अर्थात केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता, तो एकल विनिमय दर प्रणाली कहलाती है। दोहरी विनिमय दर प्रणाली में कुछ सीमा तक सरकार निर्धारित करती है और उसके बाद कुछ सीमा तक बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती
थी। जब विनिमय दर के निर्धारण में सरकार और बाजार शक्तियों दोनों की भूमिका होती है तो इसे दोहरी विनिमय दर प्रणाली कहा जाता है। क्लियर हुआ? अप्रैल 1992 के पहले भी भारत में एकीकृत विनिमय दर प्रणाली थी और 1994 के बाद भी भारत में एकीकृत विनिमय दर प्रणाली लागू। बीच के 2 वर्षों में भारत में विनिमय दर जो प्रणाली थी वह दोहरी विनिमय दर प्रणाली थी, डबल एक्सचेंज रेट सिस्टम था। अब बिफोर अप्रैल 1992 एंड आफ्टर मार्च 1994 भारत में एकीकृत विनिमय दर प्रणाली है। अप्रैल 1992 के पहले सरकार निर्देशित विनिमय दर प्रणाली थी, तो अप्रैल 94 से बाजार निर्देशित विनिमय दर प्रणाली होगी। बीच में थोड़ा 2 वर्ष भारत में मिश्रित विनिमय दर प्रणाली स्थापित हो चुकी थी। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं मुद्रा की परिवर्तनीयता। मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ होता है जब घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में बदलने का घरेलू मुद्रा में बदलने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। बदलने में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है तो इसे क्या कहते हैं? हम मुद्रा की परिवर्तनीयता कहते हैं। तो आपका नाम मुद्रा की परिवर्तनीयता वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में बदलने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। स्वतंत्र रूप से घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में बदलने की आजादी होती है। चाहे आप बैंकों से बदलें, केंद्रीय बैंक से बदलें या बाजार में विदेशी मुद्रा के सरकारी या प्राइवेट डीलरों से बदलें, आप स्वतंत्र होते हैं। देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन हेयर। यहाँ पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन हेयर। अंडरस्टूड? हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, मुद्रा की परिवर्तनीयता जो होती है वह प्रतिबंधों के अभाव को व्यक्त करती है कि घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में बदलने पर किसी भी प्रकार का अभाव होता। मुद्रा की परिवर्तनीयता, मुद्रा की परिवर्तनीयता मुद्रा की परिवर्तन को 2 भागों में बांटा जाता है। आंशिक परिवर्तनीयता, आंशिक परिवर्तनीयता और पूर्ण परिवर्तनीयता। आंशिक परिवर्तनीयता और पूर्ण परिवर्तनीयता। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी एंड फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी। मुद्रा की परिवर्तनीयता को 2 भागों में आंशिक परिवर्तनीयता और पूर्ण परिवर्तनीयता के रूप में होता। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी एंड फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी। अंडरस्टूड? मान लीजिए किसी
व्यक्ति के पास वह $100, कोई इंडियन नागरिक है जिसके पास $100 है, अगर सरकार कहती है कि इसमें से केवल $45, इसमें से आप केवल $45 बाजार में बदलने के लिए स्वतंत्र हो, शेष $65 आपको सरकारी एजेंसियों के पास जमा करना होगा और उनसे घरेलू मुद्रा लेनी होगी, तो इसे आंशिक परिवर्तनीयता कहलाता। जब किसी व्यक्ति के पास जो भी विदेशी मुद्रा है उसका कुछ भाग सरकारी एजेंसियों के पास जमा करना और कुछ भाग वह बाजार में बदलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मुद्रा की परिवर्तनीयता। दैट इज कॉल्ड मुद्रा की परिवर्तनीयता। अंडरस्टूड? आंशिक परिवर्तनीयता, इसे हम पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी कहते हैं, इसे हम पूर्ण कन्वर्टिबिलिटी नहीं कहते हैं, आंशिक परिवर्तनीयता कहते हैं। क्लियर हुआ? आंशिक परिवर्तनीयता का मतलब होता है जब मुद्रा के कुछ भाग को बाजार आधार पर और कुछ भाग को सरकारी दर पर बाजार में बदलने की स्वतंत्रता होती है, तो इसे आंशिक परिवर्तनीयता कहा जाता। अंडरस्टूड का? और पूर्ण परिवर्तनीयता का मतलब होता है जब पूरी मुद्रा को आप बाजार में बदलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब किसी भी व्यक्ति के पास जितनी मुद्रा होती है उस मुद्रा को बाजार में बदलने के लिए स्वतंत्र होता है, तो दैट इज कॉल्ड फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी ऑफ मनी। तो मुद्रा की परिवर्तनीयता को हम दो भागों में बांट कर चलते हैं, आंशिक परिवर्तनीयता और पूर्ण परिवर्तनीयता। आंशिक परिवर्तनीयता में बियरर को, होल्डर को, धारक को उसके पास जो भी विदेशी मुद्रा उसके कुछ भाग को बाजार में बदलने की स्वतंत्रता होती है, जबकि पूर्ण मुद्रा परिवर्तनीयता के अंतर्गत संपूर्ण मुद्रा को बदलने की स्वतंत्रता होती है। अंडरस्टूड? आगे हम बढ़ते हैं। तो यह हमने अभी आपको बताया मुद्रा की परिवर्तनीयता क्या होती है, मुद्रा की परिवर्तनीयता के प्रकार क्या होते हैं। मुद्रा की परिवर्तनीयता का कंसेप्ट 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के दौरान आया था। 1960 के दशक में उनसे अधिकांश देशों ने धीरे धीरे इसे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। मुद्रा की परिवर्तनीयता व्यापार खाते में भी होती है और मुद्रा की परिवर्तनीयता पूंजीगत खाते में भी होती है। मुद्रा की परिवर्तनीयता चालू खाते में भी होती है। तो मुद्रा की परिवर्तनीयता का व्यापार खाते में किस प्रकार होती है, चालू खाते में परिवर्तनीयता का क्या मतलब है, पूंजीगत खाते में मुद्रा की परिवर्तनीयता का क्या मतलब है, इसके बारे में कल हम आपके साथ परिचर्चा करेंगे। अंडरस्टूड? बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पूछा जाए कि भारत में मुद्रा को परिवर्तनीय कब बनाना गया, तो कहना अप्रैल 1992 में शुरू की गई। भारत में किस प्रकार मुद्रा की परिवर्तनीयता है, एकल है या दोहरी विनिमय दर प्रबंध प्रणाली है, इसको लेकर के। तो मित्रों कल इसी को हम आपके साथ परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।